अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम असम खान है और मैं आपकी केमिस्ट्री का टीचर और हम पढ़ रहे हैं हमारी सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कार्बोनाइल कंपाउंड नंबर 2 जिसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर 07 जिसमें हम पढ़ रहे हैं का रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले वाले दो लेक्चर यानी लेक्चर 05 एंड लेक्चर 06 में हम प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ चुके हैं काफी डिटेल के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं इसी ही चैनल पर यानी हमारी केमिस्ट्री पर यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं, किसी भी और चैनल से आप देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाने से पहले हमारे बुक ने कुछ और बातें की है। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ वो चीजें डिस्कस कर दो और उसके बारे में थोड़ा बहुत समझा दो। तो उस पे जाने से पहले हम एक दुआ पढ़ेंगे कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा फरमा। तो इस बेहतरीन दुआ के साथ हम शुरू करते हैं कि हमारे बुक ने क्या कहा है। हमारे बुक ने कहा है कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये दो ग्रुप से बना है, एक है कार्बोनाइल ग्रुप और एक है हाइड्रोक्साइल ग्रुप। और इन दो नामों को जोड़कर हमारे पास बन रहा है कार्बोक्सिल ग्रुप। और फिर जब इनके साथ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है तो हम इसको कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड। और एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन दे सकता है। तो प्रोटॉन डोनर हम कहते हैं कि वो क्या होता है, एसिड होता है। अब वो कहता है कि हमारा बुक कहता है कि दे हैव यानी कार्बोक्सिलिक एसिड हैव लिटिल वेरी वेरी लिटिल रिसेम्बलेंस विद कार्बो कार्बोनाइल कंपाउंड्स यानी अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड अल्कोहल। वो कहता है कि इसमें देखे जरा अल्कोहल का भी ग्रुप मौजूद है और अल्डिहाइड का भी ग्रुप मौजूद है। ये कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है वो अल्डिहाइड में भी होता है और कीटोन में भी होता है। और इसी तरह ये जो OH ग्रुप है ये किस में होता है, अल्कोहल में होता है। लेकिन अगर हम देख ले तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन से और अल्कोहल से कंप्लीटली डिफरेंट है। मतलब ये है कि वो कार्बोनाइल कंपाउंड्स अल्डिहाइड एंड कीटोन की तरह कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो नहीं कर सकता। इसी तरह वो अल्कोहल की तरह OH की वजह से वो अल्कोहल की तरह भी रिएक्शन शो नहीं कर सकता। क्यों? तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम देख ले तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब एक हाइड्रोजन डोनेट करता है तो वो एनायन बन जाता है और फिर इसका एनायन जो होता है उसमें हमारे पास रेजोनेंस फिनोमेना एग्जिस्ट करता है। जरा आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी शो किया है। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ पर आ सकता है और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो सकता है। तो ये हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। This is known as a RS1 resonating structure number 1 and this is known as a RS2 resonating structure number 2। तो यहाँ पर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे कार्बोक्सिलेट आयन का और इस रेजोनेंस की वजह से हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है दिस रेजोनेंस फिनोमेना, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि दिस रेजोनेंस फिनोमेना मेक्स इट कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम aldehyde and ketone on one side and alcohol on the other side। यानी इस रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से ना तो वो इस कार्बोनाइल कंपाउंड की वजह से अल्डिहाइड एंड कीटोन की तरह बिहेवियर शो करता है और हाइड्रोक्साइल ग्रुप की वजह से अल्कोहल की तरह भी वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शो नहीं कर सकता। रीजन, बेसिक रीजन क्या है, रेजोनेंस फिनोमेना। अब सर हम देख लेते हैं व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शो रिसेम्बलेंस विद अल्डिहाइड एंड कीटोन। आपको पता है ये हमारे पास क्या है, दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला है एंड दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन। तो वो कहता है कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शो रिसेम्बलेंस, इट इज नॉट इक्वल टू, व्हाई इट इज नॉट इक्वल टू कार्बो अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम देख लेते हैं पहली बात कि हमारा जो अल्डिहाइड है और कीटोन है इसमें अगर आप देख ले इसमें हमारे पास ये जो कार्बोनाइल कार्बन है इट इज फ्री फ्रॉम एनी रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल कंपाउंड का पाई बॉन्ड है इट इज इजीली अटैकेबल बाय एन इलेक्ट्रोफाइल,
ये किसी इलेक्ट्रोफाइल से इजिली अटैक हो सकता है। और यहाँ अटैक करने के बजाय मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये पार्शियल नेगेटिव है और हमारा कार्बन जो है ये पार्शियल पॉजिटिव है। सिमिलरली यहाँ पर भी ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है। अब जरा देख ले, ये वाला कार्बन जो है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी काफी ज्यादा है, यानी यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर आसानी के साथ अटैक कर सकता है। सो दे हैव फ्री कार्बोनाइल कार्बन या कार्बोनाइल ग्रुप एंड देयरफॉर दे कैन शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी इसमें कोई न्यूक्लियोफाइल आकर ऐड हो सकता है। किस तरह? अगर मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास एक अल्डिहाइड का एग्जांपल है। ये क्या है? एक अल्डिहाइड का एग्जांपल है। और अगर मैं इसको दरमियान में ब्रेक कर दूं तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल बन रहा है और ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड में यानी अल्डिहाइड में, और इसका नाम हम कह सकते हैं कि इसका नाम क्या है? इथेनॉल है। इसका नाम क्या है? इथेनॉल, या इसको हम एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हैं। एसिटल्डिहाइड भी कह सकते हैं। तो इस एसिटल्डिहाइड में हमारा ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इजीली अटैक कर रहा है। कहां पर? ये आसानी के साथ अटैक कर रहा है किसके ऊपर? इस कार्बन के ऊपर। क्यों अटैक कर रहा है? क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और जैसे इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को देख लेता है तो ये न्यूक्लियोफाइल आकर यहाँ पर अटैक करता है। और जब ये यहाँ पर अटैक कर जाता है तो ये वाला पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ट्रांसफर होता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और नेगेटिव चार्ज के पास ही फिर ये जो नेगेटिव चार्ज आता है ये फिर हमारे हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है। तो हमारे पास क्या बन जाता है? ये OH बन जाता है और साइनाइड वाला जो आयन है वो कार्बन के ऊपर अटैक कर जाता है और हमारे पास एडिशन रिएक्शन हो जाता है। लेकिन एडिशन कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ है और इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ है, मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होना चाहिए। बिल्कुल आप सही सोचते हैं, लेकिन हम हमारे पास स्टेप्स ऑफ रिएक्शन होते हैं, कुछ मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो उनमें जो फर्स्ट स्टेप्स होता है और लेवेस्ट स्टेप जो होता है या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर तो दोनों ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो रहा है, लेकिन जो बेस से इस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें हमारे पास पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब जरा देख ले, ये कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। तो अगर आप आयतेक के मुताबिक इसको नाम देना चाहते हैं तो मैं इसको 1 का नंबर दूंगा, इसको 2 का नंबर दूंगा, इसको 3 का नंबर दूंगा। इस कंपाउंड में हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है और एक अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन अगर आपने नोमेनक्लेचर पढ़ा है तो आपको याद होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी चैनल, हमारी चैनल जो है हमारी केमिस्ट्री, वहां पर भी एक प्लेलिस्ट मौजूद है नोमेनक्लेचर का, जिसमें आप आईपेक को डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। वहां पर हम मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप का आईपेक भी आई थिंक शुरू कर चुके हैं और मजीद भी इसके क्लासेस हम अपलोड करेंगे। तो वहां से आप ये चीजें सीख सकते हैं कि यहाँ मैंने अल्कोहल को 1 का नंबर, यानी जहां से अल्कोहल मौजूद है उसको मैं यहाँ पर प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करूंगा, उसको मैं सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करूंगा और इसको प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करूंगा। तो ये बातें आप नोमेनक्लेचर से सीख सकते हैं। मैं डायरेक्ट इसका नाम लिखता हूँ। इसका नाम आईपेक नाम क्या होगा कि 2 हाइड्रोक्सी, इसका आईपेक नाम क्या होने वाला है? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका आईपेक नाम हो गया। और इसका स्पेशल नाम क्या है? एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, ये इसका स्पेशल नाम है, एसिटल्डिहाइड सायानोहाइड्रिन, ये इस कंपाउंड का नाम है। और इसी तरह हम जब कीटोन लेते हैं तो कीटोन में भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेम मीडिया पोटेशियम साइनाइड। यहाँ पर भी ये कंपाउंड को अगर हम देख ले तो यहाँ में
कार्बन नंबर 1 इसको कहता हूँ, कार्बन नंबर 2 इसको कहता हूँ, कार्बन नंबर 3 इसको कहता हूँ। तो इस कंपाउंड का आयतनिक नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी एंड 2 मिथाइल। 2 पोजीशन पर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है और 2 पर मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है। 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल, इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। ये इसका आयतनिक नाम हो गया और साथ साथ में हम इसका जो स्पेशल नाम है वो क्या होता है? एसीटोन सायानोहाइड्रिन, एसीटोन सायानोहाइड्रिन, एसीटोन सायानोहाइड्रिन। ये नाम आप लोग लिखते जाए, नोट करते जाए। अब जरा देख ले, ये हमारे पास क्या हो रहा है? अल्डिहाइड एंड कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है, while carboxylic acid does not show न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कार्बोनाइल कार्बन है ये यानी इलेक्ट्रोफिलिक तो है, ये वाला क्या है? इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी ये किसी न्यूक्लियोफाइल के लिए इतना आसानी के साथ अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ अटैक नहीं कर सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या है? कम है। और वो क्यों कम है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो रहा है? ये यहाँ पर डीलोकलाइज्ड हो रहा है और इसी तरह ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो आप जरा देख सकते हैं वहां पर क्या हो रहा था, तो यानी अल्डिहाइड एंड कीटोन में यहाँ पर ये पाई बॉन्ड जब शिफ्ट हो रहा था ऑक्सीजन की तरफ तो इसकी पॉजिटिविटी काफी ज्यादा हो रही थी, इसी तरह इसकी भी पॉजिटिविटी काफी ज्यादा। वो ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव तो था लेकिन जब पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन गया, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक बन गया। तो ये न्यूक्लियोफाइल आसानी के साथ यहाँ पर अटैक कर सकता था, इसी तरह यहाँ पर भी आसानी के साथ अटैक कर सकता था। लेकिन अब यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इसकी पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जरा देख ले, जब ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज में आना होता है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ हमारा ये जो लोन पर इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन का वो आ जाता है और इसी तरह ये डबल बॉन्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाता है और इसकी पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। तो इस वजह से अब इस कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कार्बोक्सिलिक एसिड में इतनी नहीं है जितनी कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी इनअल्डिहाइड एंड कीटोन में है। तो इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये था हमारे पास है कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शो रिसेम्बलेंस विद अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम दूसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शो रिसेम्बलेंस विद अल्कोहल। तो वहां पर हम ये बात करते हैं कि अगर हम अल्कोहल को देखें तो अल्कोहल में हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोक्साइल ग्रुप है और जब ये वाटर में हम पुट करते हैं तो ये एक H+ देता है और एनायन बन जाता है, मतलब ये एसिडिक एसिड तो है लेकिन इसका अगर एनायन हम देख ले तो इसका एनायन लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज है, ये एक ही जगह पर स्टैटिक हालत में मौजूद है। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो वहां पर ये जो H+ डोनेट करता है तो वहां पर ये नेगेटिव चार्ज, आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज क्या है? विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस फिनोमेना ये डीलोकलाइज्ड है और जब हमारे पास जो एनायन में वो नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है वो काफी स्टेबल होता है उस एनायन से जिसमें नेगेटिव चार्ज स्टैटिक होता है। तो इस वजह से ये वाला एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। और फिर यहाँ से हम ये बात कहते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड डज नॉट शो रिसेम्बलेंस विद अल्कोहल। किस तरह? क्योंकि अगर हम देख ले अल्कोहल का रिएक्शन करा दे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो इसने क्या करना चाहिए? इसने करना चाहिए कि ये हमें दे सके सोडियम अल्कानोएट, सोडियम अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड एंड साथ में हमें क्या दे सके? वाटर। लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो रहा क्योंकि अल्कोहल इतना स्ट्रांग एसिड नहीं है कि वो सोडियम डाइऑक्साइड जैसे स्ट्रांग बेस को वो न्यूट्रलाइज कर सके। इसी तरह
फिर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है सोडियम कार्बोऑक्सिलेट और साथ साथ में वाटर, और ये रिएक्शन पॉसिबल है। और इस रिएक्शन का एग्जांपल आप लोगों ने देखा भी है कि जब हम CH3COOH की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास बनता है CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट और साथ साथ में वाटर भी बन जाती है, यानी एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन आप लोग अब काफी दफा देख चुके होंगे। हम देख रहे हैं कि अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, थोड़ी बहुत ज्यादा भी नहीं न्यूट्रलाइज कर सकता क्योंकि ये काफी स्ट्रांग बेस है और ये ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड आपको पता है कि वीक एसिड्स होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड में भी कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी वेरी हाई एसिड देना बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब जरा अच्छा यहाँ पर ये बात याद रखिए, ये बात मैं भूल गया कि अल्कोहल में से कोई भी अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, लेकिन जो मिथानॉल है इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, सॉरी इसकी एसिडिटी बाकी सारे अल्कोहल से ज्यादा है और वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम मिथॉक्साइड बना सकता है। तो आप लोग ये बात भी याद रखें, यानी मिथानॉल क्या होता है, ये वाला कंपाउंड ये हमारे पास मिथानॉल है, दिस वन इज नोन एज मिथानॉल। ये भी अल्कोहल का एक एग्जांपल है, लेकिन ये सारे अल्कोहल से क्या है डिफरेंट है। अब ये क्यों डिफरेंट है इसके रीजन हम इंशाल्लाह बाद में दे देंगे, और अगर आपको लगता है कि ये भी हमें सीखना चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। इसी तरह आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक वीडियो अलग से बनाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो को फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ और फिर से एक नया बोर्ड यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी बच जाएगा और बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी। सही है, सॉरी। अब फिलहाल आप ऐसा करें कि आप इस बोर्ड को नोट डाउन करें सारी चीजें, ये स्क्रीनशॉट ले सकते तो ले लें। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मिटाने वाला हूँ फिर। अच्छा, तो अब हम शुरू करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले हमने थोड़ी और बातें की हैं, वो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं था, और उसमें हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल और अल्डिहाइड के बीच जो रिलेशनशिप था उसको डिस्कस किया था। सो व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है they can show its reactivity in 3 different ways। वो 3 तरीके से अपनी रिएक्टिविटी शो कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देख ले हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर मैं इसको थोड़ा ओपनली बना सकूं तो ये देख ले, ये हमारा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये 3 तरह के बिहेवियर शो कर सकता है। एक वो रिएक्टिविटी शो कर सकता है ड्यू टू OH ग्रुप, यानी अगर हम इस ग्रुप को कंसीडर करें, एक रिएक्टिविटी वो इस OH ग्रुप की वजह से शो करता है कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा रिएक्टिविटी वो इस कार्बोनाइल कंपाउंड्स की वजह से शो करती है, और तीसरा रिएक्टिविटी वो इस हाइड्रोजन ग्रुप की वजह से शो करती है। ड्यू टू OH ग्रुप, इसको हम थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं, या ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप, यानी यहाँ पर जो एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वगैरह ये बातें हम करेंगे, और ड्यू टू हाइड्रोजन ग्रुप, यानी थोड़ा बहुत इसको अगर हम कहते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर, ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर, ड्यू टू बेसिक कैरेक्टर एंड ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये 3 तरह के रिएक्शन शो कर सकता है। तो हम पहले पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू OH ग्रुप कि वो किस तरह अपने OH ग्रुप को अपनी केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करता है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिए हैं आपको। पहला जो रिएक्शन है उसमें हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्टिविटी ड्यू टू OH ग्रुप जब पढ़ते हैं, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O and OH, उसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड। इसको हम एसाइल हैलाइड भी कहते हैं और एसिड हैलाइड भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इट कन्वर्ट्स इनटू एसिड हैलाइड। और मैं आपको बता दूं यहाँ एसिड हैलाइड के बारे में थोड़ी बहुत बातें आप याद रखें कि ये जो एसिड हैलाइड है, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव्स है, एक एसिडामाइड है, एक एस्टर है, एक एसिड एनहाइड्राइड है।
तो इसमें जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव डेरिवेटिव है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो एसिड हैलाइड है। और एसिड हैलाइड में भी जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है? एसिड क्लोराइड। जो हमारा एसिड क्लोराइड जो है एसाइल क्लोराइड जिसको हम कह सकते हैं, एसाइल क्लोराइड इज द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ एसिड हैलाइड एंड लेस एक्सपेंसिव एग्जांपल ऑफ एसिड हैलाइड। अब हम रिएक्शन देखते हैं कि हम किस तरह रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू OH ग्रुप शो कर रहे हैं। उनमें हम कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड हैलाइड, और इसमें हम पहला जो रिएक्शन हम देख लेते हैं वो ये वाला है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ और वो हमें देता है एसिड हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड भी एक गैस हमें दे देता है। अब इसका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। मैकेनिज्म में हम क्या कर लेते हैं कि ये देख ले, ये हमारे पास थायोनाइल क्लोराइड है और ये हमारे पास एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कर लेता है, इसकी जो OH ग्रुप की लोन पर इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होती है सल्फर में, क्योंकि सल्फर क्या है, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर शो करता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक ये काफी ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप यहाँ से जुड़ा है, एक बहुत ज्यादा नेगेटिव इंडक्टिव ग्रुप यहाँ से जुड़ा है, यानी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप और ऑक्सीजन भी इसके साथ मौजूद है। तो ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इनसे ले लेता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी काफी ज्यादा हो जाती है, तो वो इस लोन पर इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ एक्सेप्ट करता है। तो जब हम इसमें लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और फिर जैसे ही ये लोन पर इलेक्ट्रॉन सल्फर में ट्रांसफर होता है तो ये बॉन्ड फौरन ऑक्सीजन की तरफ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर फिर इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये भी याद रखें। ये हमारे पास है, ये कंपाउंड बन जाता है। अब ये इस कंडीशन में स्टेबल नहीं है, हमारे पास क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन जो है ये बाहर निकलेगा। और जब ये बाहर निकलेगा, किस तरह बाहर निकलेगा कि यहाँ पर ये जो क्लोराइड आयन है ये अपनी तरफ ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब ये इधर ब्रेक होगा तो हमारे पास क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा इस तरफ, क्योंकि सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने आना था। उस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज इस्तेमाल करेगा, और इसी तरह ये बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, अनबेरेबल है, यानी नाकाबिल बर्दाश्त है। वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फोन में से मौजूद है। आपको पता है कि फोन जो है दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ से फिर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। इस पॉजिटिव चार्ज के पास क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज आएगा और हमारे पास क्या बनेगा, एक HCl बनेगा। अब जरा देख ले, यहाँ पर ये प्रोसेस हो जाएगा और हमें मिल जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, और ये एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। ये इस रिएक्शन का क्या है, इंटरमीडिएट। फिर इस इंटरमीडिएट में आगे क्या होने वाला है कि ये वाला ग्रुप यहाँ से क्या होने वाला है, निकलने वाला है। ये कंप्लीटली ये ग्रुप क्या होने वाला है, यहाँ से निकलने वाला है। तो ये जब निकलेगा, किस तरह निकलेगा कि यहाँ पर मैं क्या कर दूं कि ये जो ब्लू लाइन वाला कलर है इसको मिटा दो ताकि आपको थोड़ा साफ नजर आए। ये देख ले, यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। और फिर हमारे आपको पता है कि ये क्लोरीन क्या है, ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इस स्टेप में इस तरह बना लेते हैं। हमारे पास एक एसाइल कार्बन बन जाता है, एसाइल ग्रुप बन जाता है। इसको हम कहते हैं एसाइल कार्बोकेटायन। ये नॉर्मल कार्बोकेटायन में ये एसाइल ग्रुप है, और एसाइल ग्रुप नॉर्मल कार्बोकेटायन की तरह नहीं होता। तो ये हमारे पास एक एसाइल ग्रुप बन जाता है, और इसी तरह ये ग्रुप भी बन जाता है। और ये ग्रुप हमारे पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं लिविंग ग्रुप। ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप, क्योंकि ये इसने क्या किया, इस कंपाउंड को लिव किया है। अब जरा देख ले, यहाँ पर एक थोड़ी बात मैं आपको समझाने वाला हूँ। आप जरा इसको देख ले। मैंने क्या किया कि हमने ऐसा नहीं किया किस तरह
आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एन ओ एच, यहाँ से हमने डायरेक्ट आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ प्लस और ओ एच बाहर नहीं करवा दिए। यानी हम इस तरह तो कर सकते थे कि हम यहाँ से ओ एच ग्रुप निकाल लेते और किसी तरह थर्नल क्लोराइड से क्लोरीन लेकर आते और वो यहाँ पर जोड़ते और हमारे पास एसिड क्लोराइड बन जाता। हमने क्या किया, हमने इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया, और फिर जब ये बना दिया तो हमने इसको बाहर कर दिया, हमने एसाइल ग्रुप बना दिया। और यहाँ पर हम आसानी के साथ एसाइल ग्रुप क्यों नहीं बनाते, ये इसलिए क्योंकि ये वाला OH ग्रुप जो है ये क्या है, ये जब इस तरह बन जाता है OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव हमारे पास क्या होता है, ये काफी स्ट्रांग बेस है, काफी स्ट्रांग लेविस बेस है। और आपको पता है कि जो लेविस बेस और लिविंग ग्रुप टेंडेंसी में ऑफ अ लिविंग ग्रुप, ये क्या है, ये एक लिविंग ग्रुप है और इसके पास एक लिविंग टेंडेंसी होती है। ये लिविंग इस ग्रुप को लिव करने की काबिलियत वो इसके पास जितनी ज्यादा होती है वो इतनी आसानी के साथ इस ग्रुप को क्या कर सकता है, लिव कर सकता है। तो लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी, यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि लिविंग टेंडेंसी जो है, living tendency of a living group is directly proportions to stability of the living group, कि वो लिविंग ग्रुप कितना स्टेबल है। वो जो लिविंग ग्रुप है वो जब निकलता है तो वो कितना स्टेबल है, वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा इसकी लिविंग टेंडेंसी होगी। दूसरी बात ये कि लिविंग टेंडेंसी ऑफ अ लिविंग ग्रुप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Lewis base character of the living group. Living tendency of a living group is inversely proportional to the Lewis base character, Lewis basic character of the living group. तो जरा देख ले, हमारे पास ये जो OH नेगेटिव होता है, इट इज अ लेविस बेस एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रांग लेविस बेस। तो अगर वो स्ट्रांग लेविस बेस है मतलब इसकी लेविस बेसिक करेक्टर इस लिविंग ग्रुप की काफी ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी लिविंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और दूसरी बात कि इसकी स्टेबिलिटी इस ग्रुप से क्या है, इस ग्रुप से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। ये वाला लिविंग ग्रुप काफी ज्यादा स्टेबल है, ये वाला लिविंग ग्रुप क्या है, काफी ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास इसमें क्या हो सकता है, रेजोनेंस फिनोमेना हो सकता है। ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर इसमें रेजोनेंस फिनोमेना पॉसिबल है जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, और जब नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड होता है वो वाला एनायन काफी स्टेबल होता है। तो मतलब ये कि ये लिविंग ग्रुप क्या है, काफी स्टेबल है। तो जब ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इसकी लिविंग टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, काफी ज्यादा होगी। तो पहले हमने इसको, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमने OH ग्रुप को डायरेक्टली क्यों रिमूव नहीं किया, क्योंकि इसकी लिविंग टेंडेंसी कम है। क्यों, क्योंकि इसकी लेविस बेसिक कैरेक्टर काफी ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है, ये स्टेबल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टैटिक है, उसमें रेजोनेंस फिनोमेना नहीं है, ये डिलोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। ये स्ट्रॉन्ग लेविस बेस है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेविस बेस भी नहीं है। अच्छा, अब हम फिर से आगे अपने रिएक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो हमारे पास ये ग्रुप बन जाता है और एसाइल ग्रुप बन जाता है। फिर क्या होता है, अब मैं इस चीज को मिटाने वाला हूँ। फिर क्या होता है कि हमारे पास ये ग्रुप हम यानी दिखाते हैं, लेकिन ये फौरन क्या हो जाता है, यहाँ से ये क्लोरीन नेगेटिव ने निकलना है क्योंकि ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जब निकलेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन हमारे सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने आना है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अपना फंक्शन शो करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा और इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये क्लोरीन नेगेटिव फिर अटैक करेगा इस कार्बन के पॉजिटिव पर और इसी तरह हमारे पास एसिड क्लोराइड बन जाएगा या एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। तो इसी तरह ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है। इसी ही यानी कन्वर्जन कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसिड हैलाइड का एक और केमिकल रिएक्शन है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ और लिखता हूँ। पहले आप इन चीजों को क्या करें, नोट डाउन करें। मैं ऊपर वाला थोड़ा सा
आपको दिखा सकता, सॉरी, ये जो लिविंग टेंडेंसी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप एंड लिविंग टेंडेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेविस बेसिक कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ग्रुप। ये चीजें भी आप नोट डाउन करें। तो अब हम पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड। उसका जो एग्जाम्पल नंबर 2 है या रिएक्शन नंबर 2, जिसमें हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले वाले रिएक्शन में हमने डाइनाइल क्लोराइड को इस्तेमाल किया था। ये दोनों रिएक्शन हमारे बुक बोर्ड ऑफ पेशावर के मुताबिक यानी केपी बोर्ड के मुताबिक ही है। हम बोर्ड के मुताबिक ही कोर्स आपको पढ़ाएंगे। सो ये हमारा रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कार्बो एसिड क्लोराइड बनाता है। और इसी तरह POCl3 एंड HCl बनाता है। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देख लेते हैं कि इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह होता है। आपको पता है कि फास्फोरस के साथ हर एक क्लोरीन जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। मैंने बाकी 4 क्लोरीन को ऐसे ही कंडेंस फॉर्म में शो किया है, लेकिन एक क्लोरीन को सिंगल बॉन्ड के जरिए सेपरेटली दिखाया है क्योंकि यहाँ पर हम कुछ यानी ये रिएक्शन यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में आपको पता है कि ये सारे क्लोरीन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और इसके ऊपर काफी ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये आसानी के साथ इधर ब्रेक हो जाता है। और जब ये इधर ब्रेक होता है यानी यहाँ हमारा लोन पर इलेक्ट्रॉन जो है ये इसकी तरफ थोड़ा सा क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाती है। तो जैसे ये इसके ऊपर अटैक करते हैं इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, तो यहाँ हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है जिसमें R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का अब बॉन्ड बन जाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है फास्फोरस के साथ, और एक बॉन्ड इसका ऑलरेडी हाइड्रोजन के साथ भी है, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होता है कि यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के पास। ये ऑक्सीजन के पास ब्रेक होने वाला है क्योंकि ये काफी ज्यादा यहाँ पर ये ग्रुप स्टेरिक हिंड्रेंस दिखा रहा है। और एक बात ये कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, तो ऑक्सीजन ने क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को भी खत्म करना है। और यहाँ बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दिखा रहा है जिसकी वजह से रिपल्शन ज्यादा क्रिएट हो रहा है, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने वाला है। तो जब ये यहाँ से ब्रेक होगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ने आना है। इस पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए हमारा क्लोरीन अपना नेगेटिव चार्ज इस्तेमाल करके और वो यहाँ इसके साथ क्या होगा, अपना बॉन्ड बनाएगा। और इसी तरह R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्लोरीन बॉन्ड जुड़ जाएगा और इसी तरह हमारे पास एसाइल क्लोराइड बन जाएगा। एसाइल क्लोराइड ये हमारा जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है वो बन चुका है क्योंकि हमने क्या करना है, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड और एसाइल क्लोराइड या एसाइल हैलाइड हमने तैयार किया। और इसके साथ साथ हमारा ये ग्रुप अब किस शक्ल में है, ये PCl3, ये क्या है, PCl4 है, इसके साथ क्या है, PCl4 और साथ साथ में एक OH ग्रुप भी है। ये OH ग्रुप अब इस PCl4 के पास ही है। लेकिन मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस क्लोरीन को अलग से दिखाया, जैसे कि यहाँ पर मैंने इस क्लोरीन को अलग से दिखाया था क्योंकि अब हमने क्या करना है, इसमें भी थोड़ा सा रिएक्शन आपको दिखाना है। तो अब क्या होगा कि ये भी क्या है, काफी ज्यादा पार्शियल नेगेटिव है और ये अभी भी पार्शियल पॉजिटिव है। तो ये अपना लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। जैसे ही यहाँ पर ट्रांसफर होगा ये बॉन्ड फौरन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो ये क्लोरीन बाहर निकल गया और जब ये बाहर निकलेगा तो ऑक्सीजन की अब डबल बॉन्ड हो जाएगी, फास्फोरस के साथ एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नाकाबिल बर्दाश्त है, तो वो अपना हाइड्रोजन के साथ जो ये बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन के साथ जिसका बॉन्ड है, ये क्या करेगा, अपने पास ब्रेक करेगा और ये यहाँ ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन की पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी और ये हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगी। ये पॉजिटिव चार्ज एक क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाएगी, HCl बनाएगी। और अब हमारे पास P के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन है जिसको हम इस तरह भी शो कर सकते हैं और इस तरह POCl3 के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। तो इसी तरह ये इस रिएक्शन नंबर 2 का रिएक्शन मैकेनिज्म है। आपने दोनों रिएक्शन की, डाइनाइल क्लोराइड की भी और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की भी, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों रिएक्शन की आपने मैकेनिज्म भी पढ़ ली
और आपको ये भी पता है कि ये कौन से वाले रिएक्शन थे, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इट्स OH ग्रुप। और यहाँ इसको आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जरा देख ले हमारे पास R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड OH ये कन्वर्ट हो रहा है R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड क्लोरीन में। तो आपको पता है कि ये OH नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है और क्लोरीन नेगेटिव भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये ओल्ड न्यूक्लियोफाइल है, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है, ओल्ड न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है और न्यू न्यूक्लियोफाइल अंदर आ रहा है। इसको हम कहते हैं न्यू न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये अब आ रहा है, और इसको हम कहते हैं ओल्ड न्यूक्लियोफाइल। So this is known as a न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल रहा है। सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कौन से होते हैं कि मैं आपको एक चीज दे देता हूं और उसी की बिल्कुल सेम चीज, जैसे कि मैं आपको अपना ये पेन दे दूं और इसी तरह एक पेन आप मुझे दे दे। सो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसका हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट दिस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और आप काफी ज्यादा एंजॉय भी कर चुके होंगे, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला रिएक्शन, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एसाइल हैलाइड, या रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू इट्स OH ग्रुप। उसमें हमने पहला रिएक्शन पहला मेथड पढ़ लिया है, और साथ साथ में हमने रिलेशनशिप बिटवीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्डिहाइड एंड कीटोन और अल्कोहल भी पढ़ लिया है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये दुआ भी कि आपको भी अल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब और कमरान अता फरमाए, और मुझे भी अल्लाह ताला अपने मकसद में कामयाब और कमरान फरमाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।